हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं अभय कुमार 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस 2023 फिजिक्स पेपर्स के लिए क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 दैट इज मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप गेस क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो पार्ट 3 है। हिंदी मीडियम में क्लास 12 फिजिक्स का बुक 1 एंड बुक 2 के ऑल चैप्टर्स दैट इज चैप्टर 1 टू चैप्टर 15 तक के VVI शॉर्ट आंसर टाइप गेस क्वेश्चंस को आंसर सहित पहले ही यूट्यूब में अपलोड किया जा चुका है, जिसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार के प्लेलिस्ट्स को सर्च कर वॉच कर सकते हैं, वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं 2023 12th बोर्ड्स फिजिक्स पेपर्स के लिए। इसके अलावा 2023 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए फिजिक्स का मल्टीपल VVI MCQs मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर सहित हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम में अलग अलग डिस्कस किया गया है, जो कि जिसके वीडियोज को आप सर्च कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट्स से। इसके अलावा VVI लॉन्ग क्वेश्चंस के भी वीडियोज 2023 फिजिक्स पेपर्स के लिए गेस किए गए हैं, जिनके आंसर्स को VVI लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हिंदी मीडियम तथा इंग्लिश मीडियम में उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। उन प्लेलिस्ट से सर्च कर आप VVI लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर्स के वीडियोज को वॉच कर सकते हैं 2023 एग्जामिनेशंस के लिए। अब इस वीडियो का वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? लॉरेंज फोर्स इज द टोटल फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज इन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब कोई चार्ज उस रीजन में मूव करता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का कंबाइंड इफेक्ट के कारण उस चार्ज पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है, नेट फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसे लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। सो राइट डाउन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज इन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स बोथ is called Lorentz force, and mathematically it is given by F equals to F is the net force, total force acting on the moving charge, equals to Fe, that is electric force. Resultant force F is the Lorentz force, which is equal to the sum of electric force acting on the charge and magnetic force Fm, that is Fe plus Fm is, that is F vector is equal to Fe vector, that is electric force plus magnetic force Fm, that is QE, electric force acting on the moving charge in the electric field is Q into E, a small q into E vector along the direction of electric field, and magnetic force is equal to Q V cross B, Q under bracket V vector cross B vector, that is magnetic force acting on the moving charge with velocity V due to presence of magnetic field is Q V vector, Q under bracket V vector cross B vector, and direction of magnetic force is perpendicular to the plane containing V vector and B vector। जिस प्लेन में V vector and B vector है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये सपोज किया जाए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पर कोई चार्ज Q मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज of magnitude Q is Q V cross B, जो कि V vector, that is velocity of
v वेक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज एंड b वेक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा q v क्रॉस b। if theta is the angle between v vector, velocity of the charge, and magnetic field, then we can write the Lorentz force F vector as electric force is q, a small q, into E vector. So Lorentz force is F vector is equal to q E vector plus q v cross b is q mod of v vector, q into mod of v vector into sin theta, that is q v b sin theta, using the formula of cross product or vector product of two vectors. This is equation number 2, and in vector form it is equation number 1, that is Lorentz force F vector is equal to q E vector plus q v cross b vector, and this is equation number 1. Lorentz force बहुत ही very important short answer type guess question है. Now short question number 2, very important one. It is also a state Biot-Savart law. Biot-Savart law is a mathematical expression which gives the magnitude of magnetic field at a point due to a small current element of a current carrying conductor, and the magnitude of resultant magnetic field due to a small element dl of a current carrying conductor of any shape is given by dB equals to mu naught upon 4 pi multiplied by I dl sin theta upon r square, where dB is the magnitude of magnetic field at a point at distance small r from the center of a small element of a current carrying conductor, say xy of any shape, and length of this small element CD is dl, and P is the point where the magnitude of magnetic field is dB. So we can also demonstrate the direction of magnetic field, which is if current flows from x to y, that is from index to end y, that is lower index to upper end y, then place the thumb along the direction of current, then the direction of curled finger, then curled fingers go inward, and this gives the direction of magnetic field at point P, that is inward normal to the plane of paper, which is represented by the symbol cross, and it is dB vector. This is the direction of magnetic field due to a small element CD of a current carrying conductor xy of length xy of any shape, and I is the current flow passing through the wire or conductor, this conductor from x to y, that is from the lower end to upper end of the wire. So direction of magnetic field is inward normal to the plane of paper, which is represented by the symbol cross, that is encircled cross. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को सर्किल के अंदर क्रॉस किया गया है, जो कि प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड है, that is प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल. And this expression of magnetic field at point P at distance r from the center of the small element O, length of the small element dl is given by dB is equal to mu naught by 4 pi multiplied by I dl sin theta upon r square, where theta is the angle formed at the center of the small element by the line joining the center of the small element to point P, where magnetic field due to this small element CD is of length dl is dB vector. थीटा एंगल है स्मॉल एलिमेंट CD का सेंटर O से P पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन, जहां पर कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड dB वेक्टर है इस स्मॉल एलिमेंट CD जिसका लेंथ dl है उसके कारण. तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, दैट इज dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड इट इज दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड Biot-Savart law, but it is in a scalar form. ये scalar form of Biot-Savart law. This is a scalar form of Biot-Savart law.
We can also express the Biot-Savart law in vector form, which is dv vector equals to mu naught upon 4 pi multiplied by I dl vector, that is a small element vector. डायरेक्शन अगर स्मॉल एलिमेंट का ये वायर और करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ एनी शेप है एक्स वाई, किसी भी शेप का एक्स वाई, जिसमें करंट एक्स से वाई इंडेक्स लोअर इंड एक्स से अपर इंड वाई की ओर फ्लो कर रहा है। तो इस स्मॉल एलिमेंट का डायरेक्शन अगर डीएल वेक्टर मतलब सी से डी के अलोंग अगर इसका डिस्प्लेसमेंट को, इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाए तो ये डीएल वेक्टर हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंट वेक्टर हो जाएगा। तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, अगर यहाँ डिस्टेंस है स्मॉल एलिमेंट सी डी का सेंटर, स्मॉल एलिमेंट सी डी करंट कैरिंग कंडक्टर का जिससे करंट आई फ्लो करता है, और इसका लेंथ डीएल है, सी डी इक्वल टू डीएल, और इसका सेंटर ओ से पी को ज्वाइन करने वाला लाइन का डायरेक्शन अगर ओ से पी की तरफ है तो यह भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा या पोजीशन वेक्टर हो जाएगा अगर ओ को ऑरिजिन मान लिया जाए। तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। अब यहाँ पर साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किया जाए तो डीएल का मॉड ऑफ डीएल वेक्टर मॉड ऑफ आर वेक्टर इंटू साइन थीटा, दैट इज डीएल आर साइन थीटा। आर से आर क्यू का एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो फिर ये उस फॉर्म में स्केलर फॉर्म में आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई आई कैपिटल आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, एंड दिस इज बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर चूंकि करंट का डायरेक्शन करंट कैरिंग कंडक्टर के लोअर इंड से अपर इंड की ओर है, इसलिए करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा जाएगा। तो कर्ल फिंगर अंदर की ओर नीचे की ओर है, इसलिए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड नॉर्मल होगा प्लेन ऑफ पेपर के नीचे की ओर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर या अंदर की ओर उसे कहा जाएगा, जिसे एक छोटा सा सर्किल के अंदर क्रॉस दे करके रिप्रेजेंट किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पी पॉइंट पर। इस स्मॉल एलिमेंट सी डी जिसका लेंथ डीएल है और उससे होकर आई करंट फ्लो करता है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर विच इज डायरेक्टेड बाय द सिंबल क्रॉस। सो बायोट-सावर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया गया, डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एंड बायोट-सावर्ट लॉ इन अ स्केलर फॉर्म which we have already discussed, which is, I am repeating again, a scalar form of Biot-Savart law is dV is equal to dV is the magnitude of magnetic field at point P separated by distance r from the center of the small element CD of length dl. So dV is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta upon r square. Now short question number 3, which is a problem, short type problem, short answer type. Two wires of same length and shaped into a square of side small a and a circle with radius small r, if they carry same current, then find the ratio of their magnetic moment. टू वायर्स हैं जिसका लेंथ सेम है एंड शेप भी सपोज किया जाए लेंथ उनका एल है दोनों वायर्स का, एंड शेप एक का शेप स्क्वायर का है और एक को स्क्वायर के रूप में वर्ग के रूप में कन्वर्ट किया जाता है और दूसरे वायर को एक सर्किल के रूप में जिसका रेडियस स्मॉल आर है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। इफ़ दे कैरी सेम करंट, अगर बोथ वायर्स सेम करंट फ्लो करता है तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो क्या होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू ए। तो पहले हमको एरिया मालूम करना होगा दोनों वायर का, लेंथ सेम है तो स्क्वायर के लिए क्या होगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में हम स्क्वायर जो फर्स्ट वायर एंड एक लाइन खींच करके बीच में इधर सेकेंड वायर है, इसका रेडियस मालूम कर लें। फर्स्ट वायर का ये सेकेंड वायर जो स्क्वायर के रूप में है उसका रेडियस मालूम हो जाएगा और फर्स्ट वायर है तो उसका साइड का लेंथ मालूम हो जाएगा। तो फर्स्ट वायर के लिए लेंथ दोनों का सेम है तो स्क्वायर का टोटल लेंथ 4 साइड्स का या पेरीमीटर डेट इज 4 इंटू साइड ए है तो 4 इंटू ए, तो एल इक्वल्स टू 4a हो जाएगा फॉर ए स्क्वायर। फर्स्ट वायर जो कि स्क्वायर के रूप में है उसके लिए एल इक्वल टू 4a, देयरफॉर ए साइड इक्वल टू एल अपॉन 4। एंड फॉर द सेकेंड वायर जो कि सेम लेंथ का है और उसे सर्किल के रूप में कन्वर्ट किया गया है तो इसका लेंथ हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल 2 पाई आर। तो इसका रेडियस हम मालूम कर लें। फर्स्ट
वायर जिसे स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट किया गया है तो उसका साइड मालूम कर लिया गया, A इजकल टू L/4, जहाँ लेंथ है L, दोनों वायर का सेम है, और यहाँ पर भी L इजकल टू 2πr, देयरफॉर R इजकल टू L/2π। नाउ एरिया ऑफ द स्क्वायर इज एरिया इजकल टू साइड स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर, दैट मीन्स A1, this is the area of the square is A1 is equal to a small a square, side square, and A is L/4 का square, that is L/4 square, that is L square upon 16, L/4 का square, that is L square upon 16, and second वायर का रेडियस जो कि सर्किल के रूप में है, इसका एरिया A2 इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर, एंड इट इज पाई R इज इक्वल टू L/2π, रेडियस ऑफ द सर्किल, that is L is the length of each wire, L/2π square, that is pi multiplied by L square upon 4π square, एंड पाई से पाई कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर का पाई डिनोमिनेटर में पाई स्क्वायर है, तो ये एक पाई डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ द सेकेंड वायर इन फॉर्म ऑफ ए विच इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है सेकेंड वायर को, तो उसका एरिया हो गया कितना, L स्क्वायर अपॉन 4π, एक पाई यहाँ पर डिनोमिनेटर में, एक पाई यहाँ पर बच रहा है। नाउ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बोथ वायर्स इज, मैग्नेटिक मोमेंट दिस डिनोटेड बाय द सिंबल M, सो M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू I, करंट सेम है दोनों वायर्स में, बोथ वायर्स में, I इंटू A1 अपॉन I इंटू A2, दैट इज I इंटू A1 इजकल टू जो स्क्वायर है उसका एरिया L स्क्वायर बाई 16 अपॉन I इंटू A2, दैट इज I, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्किल इज L स्क्वायर बाई 4π, दैट इज L स्क्वायर अपॉन 4π, I से I कैंसिल हो गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4π न्यूमरेटर में चला जाएगा, 4π अपॉन 16, दैट इज 4 से न्यूमरेटर में 4 से डिनोमिनेटर का 16 कैंसिल होकर के 4 बचेगा, दैट इज π/4। सो मैग्नेटिक मोमेंट विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज M1 बाई M2, और M1 वेक्टर बाई M2 वेक्टर इजकल टू π/4 आंसर। रेशियो मालूम हो गया दोनों बोथ वायर्स के मैग्नेटिक मोमेंट का, M1 अपॉन M2 इजकल टू π/4। Now VBI short answer type guess question number 4. What is shunt? Write its two usage. Shunt is a small value resistance which is connected in parallel to a galvanometer, so that most of the current will pass through the small resistance called shunt, and very small current will pass through the galvanometer, and thus the coil of the galvanometer is saved फ्रॉम द बर्निंग। शंट एक स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का एक स्मॉल वैल्यू है, शंट का रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, जिसे किसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि सर्किट में फ्लो करने वाला मोस्ट ऑफ द करंट, दैट इज मेजर पार्ट ऑफ द करंट, वह उस स्मॉल रेजिस्टेंस शंट से पास कर जाएगा, और बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से पास करेगा, जिससे कि गैल्वेनोमीटर का कॉइल को जलने से, बर्न होने से बचाया जा सकता है, या गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर को भी टूटने से, ब्रेक होने से बचाया जा सकता है। चूँकि करंट अगर ज़्यादा होगा, गैल्वेनोमीटर से पास करेगा, तो उसका पॉइंटर का डिफ्लेक्शन भी बहुत लार्ज होगा, जिससे कि उस गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर को भी स्टॉपर से टकराकर टूटने का खतरा रहता है। तो शंट के यूज से जो कि एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस है, और इसे शंट को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करने से गैल्वेनोमीटर के कॉइल को बर्न होने से बचाया जा सकता है। तो राइट डाउन, शंट इज अ स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए गैल्वेनोमीटर टू सेव इट्स कॉइल फ्रॉम बर्निंग। नाउ two important usage of shunt are, number 1, to increase the range of current measured by a galvanometer। गैल्वेनोमीटर द्वारा मेजर किए गए करंट के रेंज को बढ़ाने में शंट का यूज होता है, नंबर 1 यूज। एंड नंबर 2 यूज इज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन आमीटर। और उसी प्रकार
शंट का यूज आमीटर के भी करंट रेंज को, आमीटर द्वारा मेजर किए जाने वाले करंट के रेंज को भी इंक्रीज करने में किया जाता है. सो टू इंक्रीज द करंट रेंज ऑफ एन आमीटर, that is to increase the range of current measured by an ammeter. Now VBI short answer type question, short answer type question number 5, state Fleming's left hand rule. यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक्सपीरियंस होने वाला फोर्स का डायरेक्शन को डिटरमाइन किया जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से. नाउ स्टेटमेंट ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज, इफ वी स्ट्रेच आवर फर्स्ट थ्री फिंगर्स of if we stretch first three fingers of our left hand mutually perpendicular to each other, and if fourth finger indicates the direction of magnetic field and the middle finger of left hand indicates the direction of current flowing in the conductor, then the thumb of the left hand will indicate the direction of force एक्टिंग ऑन दैट कंडक्टर. यदि हम अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट थ्री फिंगर्स दैट इज थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को म्यूचुअली एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के 90 डिग्री पर अगर हम स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं लेफ्ट हैंड के फर्स्ट थ्री फिंगर्स को, एंड अगर फोर फिंगर गिव्स द और इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करे, थंब इंडिकेट करे करंट के डायरेक्शन को, कंडक्टर से करंट के फ्लो के डायरेक्शन को अगर थंब के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को फोर फिंगर से रिप्रेजेंट किया जाए, तो लेफ्ट हैंड का थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. उस कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है, जिस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है, उस कंडक्टर पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जो जितना फोर्स का अनुभव वह करेगा कंडक्टर, उसके डायरेक्शन को थंब रिप्रेजेंट करेगा. एंड दिस इज the statement of Fleming's left hand rule. Now short question number, VBI short question number 6. The magnetic susceptibility of a magnetic material is minus 2.6 multiplied by 10 to the power minus 3. Identify the type of magnetic material and also write two important properties of the material. So the material is dimagnetic material, because magnetic susceptibility of a dimagnetic material is negative, and the given value is also the given value of magnetic susceptibility of the material is minus 2.6 into 10 to the power minus 3. So it is a diamagnetic. The given material is a diamagnetic material. Diamagnetic material. एंड टू प्रॉपर्टीज भी इसका मेंशन करना है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नंबर 1, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज the given material which is a diamagnetic material because its magnetic susceptibility is negative. So the given material or diamagnetic material has a small but positive relative permeability. तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू स्मॉल होता है लेकिन पॉजिटिव होता है. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज a diamagnetic material has the tendency to move from a stronger to weaker part of the external or applied magnetic field. सेकेंड प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिक मटेरियल का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल की टेंडेंसी होती है अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट में जाने से. देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वह
डायमैटिक मटेरियल से होकर के पार नहीं करता है, क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वीकर पार्ट में जाने की टेंडेंसी होती है, मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस और डू नॉट पास थ्रू ए डायमैटिक मटेरियल. So this is the second property of diamagnetic materials. And now VVI short question number 7. Write two properties of a material suitable for making part A permanent magnet and part B an electromagnet. So first of all, two important properties to make to make a permanent magnet are number 1 high permeability and number 2 high retentivity. अगर टू से ज़्यादा प्रॉपर्टीज मेंशन करना हो तो कोर्सिविटी भी हाई होती है. सो हाई परमेबिलिटी, हाई रिटेंटिविटी, यदि दो प्रॉपर्टीज लिखना हो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए मटेरियल का जिसके हेल्प से परमानेंट मैग्नेट फॉर्म होता है. फॉर एग्जाम्पल स्टील, टिकोनल, एल्निको, दीज आर एलॉयज विच आर यूज्ड टू मेक permanent magnets. So their properties are high permeability and second is high retentivity. यदि थर्ड प्रॉपर्टी भी मेंशन करना हो तो हाई कोर्सिविटी. एंड आंसर ऑफ पार्ट बी इज that is two properties of the material used to construct an electromagnet, which is soft iron, for example. So has property high permeability but low coercivity, and also थ्री प्रॉपर्टीज लिखना हो तो लो रिटेंटिविटी. तो परमेबिलिटी हाई होती है उस मटेरियल का जिसके हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेट कंस्ट्रक्ट किया जाता है. वह मटेरियल है यूजुअली दैट मटेरियल इज सॉफ्ट आयरन. सो सॉफ्ट आयरन हैज दैट इज soft iron, which is the material to use an electromagnet, has property number 1 high permeability, and number 2 second property is low coercivity and also low retentivity. तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. नाउ VVI शॉर्ट आंसर टाइप गेस क्वेश्चन नंबर 8. What do you mean by magnetic elements of the earth? अर्थ के किसी जगह पर, किसी प्लेस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का कंप्लीट नॉलेज थ्री क्वांटिटीज के हेल्प से ऑब्टेन किया जाता है, मालूम होता है, जिन्हें मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है. नाउ राइट डाउन. The magnitude and direction of the magnetic field of the earth at a place are completely given by following three quantities. Number 1 magnetic declination, number 2 deep or angle of deep, and number 3 horizontal component of magnetic field of the earth. And these three, that is declination, deep and horizontal component of magnetic field of the earth, are known as magnetic elements of the earth. This is the answer of this question. Now in detail we can define declination, deep and horizontal component also for 3 marks short answer type questions. Magnetic declination is the angle between the geographical meridian and magnetic meridian of the earth. It is denoted by the symbol theta. Declination
अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल है, जिसे यूजुअली थीटा से डिनोट किया जाता है। डीप इज द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ मिक्स विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट एनी प्लेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डीप। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा। अर्थ के किसी प्लेस पर अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड का या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जितना झुकाव होता है, जितना इंक्लिनेशन होता है, उसे अर्थ के उस प्लेस पर डीप कहा जाता है, जिसे डेल्टा से डिनोट किया जाता है। एंड थर्ड मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, दैट इज इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय द सिंबल BH, कैपिटल B सफिक्स में कैपिटल H दे करके इसे डिनोट किया जाता है। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, which is a problem. The vertical component of Earth's magnetic field at any place of the Earth is √3 times its horizontal component. Find deep at that place. अर्थ के किसी प्लेस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट B भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का √3 टाइम्स है, तो उस प्लेस पर एंगल ऑफ डीप कितना होगा? तो एंगल ऑफ डीप वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में रिलेशन होता है tan डेल्टा इजकल टू BB अपॉन BH। हेयर BB इज √3 टाइम्स BH, सो इट इज √3। BB की जगह tan डेल्टा फॉर्मूला यूज किया गया, tan डेल्टा इजकल टू BB अपॉन BH, एंड BB इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस, एंड विच इज गिवन √3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज √3 मल्टीप्लाइड बाई BH अपॉन BH। BH इज द BH इज द horizontal component of magnetic field of the earth, which is the third magnetic element. So now BH and BH in numerator and denominator will cancel out. तो BB की जगह √3 BH रख दिया गया, रिप्लेस किया गया अपॉन BH, तो नीचे था ही फार्मूला में डिनोमिनेटर में, BH कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दैट इज √3, दैट इज tan डेल्टा, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डीप और उसका टेंजेंट √3 है, tan डेल्टा इजकल टू √3, देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू 60 डिग्री। डेल्टा का वैल्यू आ गया कितना? उस प्लेस पर जहाँ पर कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का √3 टाइम्स है, वहाँ पर एंगल ऑफ डीप कितना हो गया? एंगल ऑफ डीप tan डेल्टा इजकल टू √3, दैट इज डेल्टा इजकल टू 60 डिग्री। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म और इम्पोर्टेंस। तो मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ को एक्सप्रेस करना है, उसका स्टेटमेंट लिखना है, स्टेट गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, एंड उसका इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करना है। तो गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म इज द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0, दैट इज इन मैथमेटिकल फॉर्म it is that is phi b is the magnetic flux, net magnetic flux through a closed surface, phi b is equal to integral over closed loop, इंटीग्रेशन सिंबल दे करके सर्किल दे दिया गया, इंटीग्रेशन दैट इज टोटल क्लोज लूप के लॉन्ग इंटीग्रेशन है, समेशन है, सो phi b दैट इज सिंबल ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो phi b इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप b वेक्टर डॉट ds वेक्टर विच is the surface integral of the magnetic field over the closed loop, and it is equal to 0. And it is Gauss's law in magnetism, a very important law in magnetism. Phi b equals to integral over closed loop b vector dot ds vector is equal to 0. B vector is the magnetic field and ds vector is the area vector, which is normal to the surface area of the closed loop. And the information or importance or significance significance of Gauss's law of magnetism is, first is magnetic monopole do not exist, that is single, मतलब single magnetic pole
आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा मैग्नेटिक पोल्स तो पेयर के रूप में होगा, मतलब दैट इज मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, इन पेयर। सिंगल नॉर्थ पोल, किसी मैग्नेट का सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल पॉसिबल नहीं है। अगर किसी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को कट किया जाए 20 से 1 पार्ट, 2 पार्ट या उससे अधिक पार्ट में, तो मैंने एक मैग्नेट है उसको 2 पार्ट किया जाए, 3 पार्ट किया जाए, उसके अलावा उससे अधिक पार्ट भी किया जाए, तो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड किया जाता है तो ईच स्मॉल जो पीस होगा उस बार मैग्नेट का, वह इटसेल्फ मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा। वह एक छोटा बार मैग्नेट का पीस जो है मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा। ईच पीस ऑफ ए बार मैग्नेट बिकम्स मैग्नेटिक डाइपोल, जिसमें साउथ पोल भी होगा एंड नॉर्थ पोल भी होगा। सो गॉसेस लॉ in magnetism informs that monomagnetic pole, that is single magnetic pole, that is single north pole or single south pole is not possible. And second information, our second significance of Gauss's law in magnetism is magnetic field lines form continuous closed loops. Continuous closed loops. Magnetic field lines continuous closed loops का formation करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। इसका रीजन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में इंटर करता है मैग्नेट के बाहर, जबकि मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल के एलोंग ट्रेवल करता है। तो इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर एयर में नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में इंटर करता है, जबकि बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल से नॉर्थ पोल के अलोंग ट्रेवल करता है। तो इस ढंग से एक कंप्लीट कंटिन्यूअस क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बट वन मोर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज गिव और राइट 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो नाउ राइट डाउन। इस प्रश्न को भी कभी कभी 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, आप लोग नोट कर लें। राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट एंड इंटर इनटू द साउथ पोल। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में इंटर करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज द टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट of a magnetic field line gives the direction of magnetic field at that point. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉन किया जाए तो वह टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के उस पॉइंट पर जहाँ टेंजेंट ड्रॉन किया जाता है तो वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड प्रॉपर्टीज अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि जो सेकेंड सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस मैग्नेटिक ये गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म का, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स, और इसका रीजन भी मैंने बताया। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। दिस इज द फोर्थ and one of the important properties of magnetic field lines. 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। कभी कभी यह पूछा जाता है कि why 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस do not intersect each other. The answer is, if 2 magnetic field lines would intersect each other at a point, then there will be 2 directions of magnetic field at a single point, which is not possible. यदि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 2 डायरेक्शंस, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यदि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग 2 टेंजेंट्स ड्रॉन किया जा सकता है, जिसके कारण एक ही पॉइंट पर, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 2 डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन होगा, पॉसिबल हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, 2 डायरेक्शंस सिंगल पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है। इफ
two magnetic field lines should intersect each other at a point, there will be two directions of magnetic field at a single point, which is not possible. Therefore, two magnetic field lines do not intersect each other. और इस कारण दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है. नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीटेड. अब यह वीडियो पूरा होता है. बुक 1 का 2023 एग्जामिनेशंस के लिए फर्स्ट बुक का लास्ट वीडियो टुमारो इवनिंग में अपलोड किया जाएगा.